मैं ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। जी हां, जेल की मजबूत दीवारें भी और पूरी अंग्रेजी हुकूमत जिसके विचारों को कैद नहीं कर पाई। भारत मां का ऐसा सच्चा सपूत जिसके नाम से पूरी अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। देश के नौजवानों के दिलों में देशभक्ति को जगाने वाले शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कल पूरा देश मना रहा है। मैं शिव पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप इग्नाइटर और कॉर्पोरेट ट्रेनर, देश के इस सच्चे सपूत को कोटि कोटि नमन करता हूं और इस वीडियो से भगत सिंह के अमर गाथा को, उनके अमर जीवन को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि ये भगत सिंह की कहानी आपके रोम रोम को जगा देगी। इस वीडियो के अंत में मैं भगत सिंह के जीवन से तीन सीखने वाली बातें भी बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी, आपको एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भगत सिंह के इस अमर गाथा को, उनके जीवन को आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। भगत सिंह के विचारों से अगर हम देश के नौजवानों के अंदर देशभक्ति जगा सकें, उनको बुरी आदतों से बाहर निकाल सकें, उनको बुरी संगत से बाहर निकाल सकें, तो मैं समझता हूं कि भगत सिंह के जन्मदिन पे ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पंजाब प्रांत में लायलपुर जिले के बंगा गांव में, जो आजकल पाकिस्तान में आता है, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह संधू था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन इनके पिता और चाचा अजीत सिंह दोनों ही जेल से रिहा हुए। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ था। इनके पिता और चाचा दोनों ही गदर पार्टी के सदस्य थे, ऐसी पार्टी जिसको करतार सिंह सराभा नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी लीड कर रहे थे। जब भी इस पार्टी में मीटिंग होती थी तो कभी कभी भगत सिंह भी अपने पिता के साथ चले जाते थे। भगत सिंह को बचपन से ही ऐसे संस्कार, ऐसा वातावरण मिला जिसने इनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा पैदा कर दिया। इनके मन में ही भारत को आजाद कराने के विचार धीरे धीरे पनपने लगे। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एक बार जब इनकी उम्र 4 साल की थी तो अपने पिता के साथ खेत पे गए। खेत में एक जगह बैठकर ये मिट्टी के कंकड़ों को इकट्ठा करके उसके ऊपर घास के तिनकों को लगाने लगे। पिता की नजर अचानक से भगत सिंह पे पड़ती है। भगत सिंह से वो पूछते हैं कि भगत सिंह ये क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं और एक दिन इन्हीं बंदूकों से इस पूरी अंग्रेजी हुकूमत को देश से खदेड़ दूंगा। 4 साल के इस बच्चे के अंदर देशभक्ति का जुनून देखकर दिमाग चकरा जाता है। कैसा पागलपन था। पिता भी बड़े आश्चर्य में पड़े। पिता को इनकी पढ़ाई की चिंता थी तो इसलिए उन्होंने उनको 5 साल तक गांव के स्कूल में ही इनका एडमिशन करा दिया और उसके बाद डीएवी हाई स्कूल लाहौर में इनका एडमिशन कराया। ये बुद्धि के बड़े धनी थे और इसी स्कूल में इनको किताबें पढ़ने का भी शौक पैदा हुआ। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसा नरसंहार जिसने हमारे देश की आत्मा को छलनी कर दिया। अंग्रेजों की इस क्रूरता से पूरा देश आहत था। जब इस बात का पता भगत सिंह को चला तो वो बहुत दुखी हुए। अगले दिन जब वो स्कूल गए तो बिना किसी को बताए 40 किलोमीटर पैदल चलकर वो जलियांवाला बाग पहुंच गए। उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल थी। जैसे वो जलियांवाला बाग पहुंचते हैं, उस खून से सनी हुई मिट्टी को देखकर उनके आंसू छलक जाते हैं। उनके पास एक बोतल थी, उसमें उस खून से सनी हुई मिट्टी को भरते हैं और उसके बाद घर पहुंचते हैं। घर पे सभी लोग परेशान थे। मां ने जैसे ही भगत सिंह को देखा पूछने लगी, भगत कहां गया था? कहां गया था? बता भगत कहां गया था? ये तेरे हाथ में क्या है? भगत मां को पकड़ के रोने लगे और बोले कि मां मैं जलियांवाला बाग गया था और वहीं से इस खून से सनी हुई मिट्टी को लेकर आया हूं। मां ने उनको गले लगाया। भगत ने उसी समय प्रतिज्ञा की, उसी समय संकल्प लिया कि जब तक मैं इन अंग्रेजी हुकूमत को अपने देश से खदेड़ नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 1920 में गांधी के विचारों से प्रभावित होकर भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। क्या होता है असहयोग आंदोलन? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ब्रिटिश सरकार की जो भी फैसिलिटीज थी, जो भी उनके सामान थे, उन सभी चीजों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश उपाधियों को नहीं लेना, किसी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं एडमिशन कराना, यह सब सारा असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा था।
भगत सिंह को इस बात का भरोसा था कि इस असहयोग आंदोलन से एक दिन हमारे देश से सारी अंग्रेज सेना बाहर निकल जाएगी और हमारा देश आजाद हो जाएगा। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जगह पे विदेशी सामानों का एक बहुत बड़ी मंडी थी। जितने भी सत्याग्रही थे वो ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन को थोड़ी मजबूती दी जाए, इसलिए 4 फरवरी 1922 को 3000 सत्याग्रही चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पे इकट्ठे हो गए और वहां पे जाकर वो प्रदर्शन करने लगे, अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उसी समय उस थाने का जो अधीक्षक था, वो जो दरोगा था गुप्तेश्वर सिंह, उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसने हवा में फायरिंग किया और फिर उसके बाद जब सत्याग्रही नहीं माने तो उसने डायरेक्टली 3 लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी। उसी समय 3 लोग धराशायी हो गए। पूरे 3000 लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और इसके बाद अचानक से जितनी भी पुलिस थे उनके बंदूकों से गोलियां खत्म हो गई। जितने भी सत्याग्रही थे वो सारे गुस्से में थे। उन्होंने पूरे चौरी चौरा जेल में आग लगा दी और इसके बाद गुप्तेश्वर सिंह सहित 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। चौरी चौरा कांड से गांधी इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। भगत सिंह को जैसे ही पता चलता है कि असहयोग आंदोलन वापस हो गया, उन्हें बहुत तकलीफ होती है और यहीं से गांधी और भगत सिंह में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा होने लगे। भगत सिंह को एहसास हो गया कि सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग आंदोलन से भारत को आजाद कराने में बरसों लग जाएंगे और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब गर्म दल के क्रांतिकारियों के साथ रहूंगा। और उसके बाद वो क्रांतिकारियों के जुलूस में भाग लेने लगे। कई सारे क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती कर ली। 1923 में अपने बीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ये लाला लाजपत राय के नेशनल कॉलेज लाहौर में इन्होंने एडमिशन ले लिया और इसी कॉलेज में उनको भगवती चरण वर्मा, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी दोस्त भी मिल गए। किताबों को पढ़ने की दीवानगी हैरान करने वाली थी। ये कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाते थे और वहां पे लगभग 200 से ज्यादा फ्रेंच और जर्मन रेवोल्यूशन से संबंधित कई सारी किताबों को पढ़ डाला। जब ये कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो इनके घर वालों ने इनकी शादी करनी चाहिए। भगत सिंह को पता चला तो ये इससे दुखी होकर घर छोड़कर भाग गए और कानपुर चले गए। घर में एक चिट्ठी छोड़ दी थी जिसमें लिखा हुआ था, मैंने अपना सारा जीवन भारत को आजाद कराने के लिए समर्पित कर दिया हुआ है। अब दुनिया की कोई भी ऐशो आराम मुझे आकर्षित नहीं करते। फांसी का फंदा ही मेरी वरमाला है और मौत ही मेरी दुल्हन है। घर वाले पूरी तरीके से सन्न रह गए जब उन्होंने भगत सिंह को यह विश्वास दिलाया कि अब हम तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। तब जाकर भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट कर आए। मार्च 1926 में उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य भारत के नौजवानों में देशभक्ति की आग लगाना था, उनके अंदर एक जुनून पैदा करना था। उसी समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी कांड के लिए फांसी दे दी गई। भगत सिंह बहुत ही ज्यादा आहत हो गए, बहुत दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। भारत के अंदर संविधान सुधार का अध्ययन करने के लिए 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। इस 7 सदस्यों की टीम का जो अध्यक्ष था वो एक अंग्रेज जिसका नाम जॉन साइमन था और उसी के नाम पे साइमन कमीशन पड़ा। समस्या यहां पे ये थी कि 7 सदस्य अंग्रेज ही थे। इस 7 सदस्य की मंडली में कोई भी भारतीय नहीं था, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। पूरे देश में साइमन कमीशन के विरोध में आवाजें उठने लगी। साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। इसी खिलाफत के लिए लाला लाजपत राय लाहौर में एक विशाल प्रदर्शनी कर रहे थे। उसमें भगत सिंह और भगत सिंह के कई सारे क्रांतिकारी साथी भी मौजूद थे। इस विशाल प्रदर्शनी को रोकने के लिए लाहौर कोतवाली का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जॉर्ज स्कॉट, उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए। इस लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और घायल होते समय उन्होंने ये बोला कि मेरे ऊपर जितनी भी लाठियां बरसी हुई हैं वो एक एक कील का काम करेगी ब्रिटिश सरकार की ताबूत में। 18 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की अस्पताल में मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके कई साथी बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने उसी समय डिसाइड किया, खून का बदला खून। एक सीक्रेट मिशन पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट को मारने की पूरी तैयारी हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर
लाहौर कोतवाली के सामने अपने अपने डिसाइडेड पोजीशन पे खड़े हो गए। ठीक 4:15 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स कोतवाली से बाहर निकला। जय गोपाल ने सॉन्डर्स को ही स्कॉट समझ लिया और अपने दोस्तों को इशारा कर दिया। सबसे पहली गोली राजगुरु ने सॉन्डर्स के माथे पे मारी और उसके बाद भगत सिंह ने 3 गोली उसके सर पे मार के उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। जैसे ही गोली की आवाज आई, कोतवाली से एक भारतीय सिपाही जिसका नाम चंदन सिंह था वो दौड़ते दौड़ते आया। चंद्रशेखर आजाद ने उसको रोक लिया और उसको बोला कि तू यहां से हट जा क्योंकि तू भारतीय है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं। चंदन सिंह नहीं माना। चंद्रशेखर आजाद ने उसको भी उसी टाइम खत्म कर दिया और इस तरीके से भगत सिंह की पूरी सेना ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। अंग्रेजी सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल को संसद से पास कराना चाहती थी। इन दोनों बिल का जो मकसद था वो ये था कि क्रांतिकारी आंदोलन को रोकना और भारतीय मजदूरों के अधिकार को कम करना। भगत सिंह को ये बात पसंद नहीं थी, वो इसके खिलाफ थे। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज पूरी तरीके से बहरे हो चुके हैं और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। उन्होंने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई और संसद में लो इंटेंसिटी बम को फेंकने का पूरी तरीके से प्लान कर लिया। 8 अप्रैल 1929 को जब भारत विरोधी बिल को पास कराने के लिए वायसराय संसद में खड़ा हुआ, उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल हॉल में ऐसे जगह बम फेंका जहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि इनका इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इनका इरादा तो था कि बहरों को जगाना। अंग्रेज बहरे हो चुके थे, इसलिए धमाका करना जरूरी था। उन्होंने वहां पे बम को फेंका और पूरे सेंट्रल हॉल में धुआं भर गया। कई सारे अंग्रेज अफसर डर के मारे कांपने लगे। अंग्रेज पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि इन दोनों को पकड़ सके। ये वहीं पे खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और इन्होंने अपने आप को जानबूझकर पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। भगत सिंह जानते थे कि मेरे बलिदान ही इस देश में क्रांति लाएगा। ये जानते थे कि इसके बाद पूरी अंग्रेज सरकार उनको फांसी दे देगी और अपने आप को उन्होंने देश की खातिर बलिदान कर दिया। ऐसा देश प्रेम, ऐसी देशभक्ति, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में लाया गया और इनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल रहे। जेल में भी रहते हुए शांत नहीं बैठे। अंग्रेजों की नाक के नीचे आजादी का बिगुल, क्रांति का बिगुल बजाते रहे। अंग्रेज इनसे परेशान हो गए थे। अंग्रेजों के पसीने छूट गए हुए थे। भारतीय कैदियों की हालत को देखकर भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर आमरण अनशन कर दिया। भूख हड़ताल पे चले गए। 64 दिन की इस भूख हड़ताल में भगत सिंह के एक साथी यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी भूख हड़ताल कंटिन्यू रही और अंग्रेज सरकार इनकी भूख हड़ताल के सामने घुटने टेक दिए। किताब पढ़ने की दीवानगी हैरान करने वाली थी। इन्होंने कंडीशन रख दिया हुआ था कि जो भी इनसे जेल में मिलने के लिए आएगा वो इनके लिए एक किताब लेकर आएगा। कार्ल मार्क्स और लेनिन की किताबों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जेल में रहते हुए ये राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को भी पढ़ रहे थे। लिखने का तो इनको शौक था ही, तो ये लिख लिख कर जेल के अंदर और जेल के बाहर अपने देशवासियों को जगाने का काम करते रहे। 24 मार्च 1931 को सुबह 6 बजे फांसी का समय डिसाइड किया गया। पूरे देश में मानो खलबली मच गई। पूरे देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग पैदा हो गया। लोग लाहौर जेल के सामने इकट्ठे होकर भगत सिंह को छोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार पे दबाव डाल रहे थे। एक बात ध्यान से सुनिए, भारत मां के इस सच्चे सपूत, इस शेर भगत सिंह की मौत से अंग्रेजी हुकूमत कांप रही थी। अंग्रेज जानते थे कि फांसी के बाद भारत के लोग आंदोलन कर देंगे और ये उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इसी के कारण अंग्रेजों ने वो किया जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने फांसी के समय जो 24 मार्च 1931 को डिसाइड किया गया था उसी को 12 घंटे प्रीपोन कर दिया और उसको 23 मार्च 1931 रात 7:30 बजे कर दिया। पुलिस जब भगत सिंह के कारावास में उनको फांसी के लिए बुलाने गई तो उस समय भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते हो? देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और उसके 1 मिनट के बाद उन्होंने किताब को हवा में फेंका और बोला, अब चलो। इस दृश्य की कल्पना करके, इस सीन को इमेजिन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के तख्त की ओर आगे बढ़ रहे थे। इनको देखकर जो दूसरे कैदी थे उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अंग्रेजी पुलिस हैरान थी इन वीरों को देखकर, इन शेरों को देखकर।
इन तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने आप को देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिया। इनकी क्रांति और बलिदान का असर था कि ठीक 16 साल के बाद हमारा देश आजाद हुआ और हम एक आजाद देश में एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भगत सिंह के जीवन से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहला है, ग्रेट थिंग्स कैन बी डन एट ए यंग एज। कम उम्र में भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। भगत सिंह ने साहस और हौसले के बल पे केवल 23 साल की उम्र में ऐसा सब कुछ कर दिया जिसके कारण आज भी हम उनको 100 सालों के बाद भी याद कर रहे हैं। भगत सिंह कहते थे, सुधार तो बूढ़े आदमी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समझदार होते हैं, सुधार तो नवयुवक नौजवान अपने साहस, बलिदान, परिश्रम और निष्ठा से करते हैं जिनको भयभीत होना तो आता ही नहीं है। दूसरी लर्निंग है, वन लाइफ फॉर वन बिगर गोल। अपना सब कुछ इन्होंने देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। एक जुनून था, एक पागलपन था, अपना सब कुछ छोड़ दिया और पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया। भगत सिंह कहते थे, मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। तीसरी लर्निंग है, रेवोल्यूशनरी थॉट्स आर मोर पावरफुल देन वेपन। क्रांतिकारी विचार हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है, क्रांति की तलवार तो विचारों की धारा पर तेज होती है। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। दे कैन किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश मी बट दे कैन नॉट क्रश माई स्पिरिट। भगत सिंह लिख लिख कर अपने देश के नौजवानों को जगाते थे, उनको इंस्पायर करते थे। भगत सिंह का हर एक काम देशवासियों को जगाने के लिए, देश के नौजवानों को जगाने के लिए होता था और यही कारण था कि उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बलिदान से देश में एक नई विचारधारा पैदा होगी और भारत देश एक दिन आजाद होगा। मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। मैं, आप और हम सभी भगत सिंह जैसे शहीदों के ऋणी हैं। इन्होंने अपना सब कुछ हमारे भविष्य के लिए न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया कि जिससे हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें। हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम इनकी महान गाथा को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आइए हम सभी मिलकर अपने देश के नौजवानों को जगाएं, उनको उनकी बुरी आदतों से बाहर निकालें और देश के लिए कुछ करने का एक जुनून उनके अंदर पैदा कर सकें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा पसंद आया और अगला वीडियो आप किस पावरफुल पर्सनालिटी पे देखना चाहते हैं, लिखकर बताइए। अगर ऐसे वीडियोस आपको इंस्पायर, एम्पावर और एजुकेट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। अगला पावरफुल वीडियो आपसे छूटने न पाए इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।